नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आप लोग अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, जिसका अध्ययन आप सभी को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सन 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का है। तो साथियों, आज हम लोग ध्यान आकर्षण मॉड्यूल से कुछ प्रश्नोत्तरी अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करें वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? तो साथियों, इसका राइट जो है आंसर है 1964 में। उसके बाद साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है कोठारी आयोग ने कहा था। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह वर्ष के बच्चे हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, तो जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है आधारशिला, बी है ध्यान आकर्षण और सी है शिक्षण संग्रह और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई थी। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है। तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में क्या चर्चा है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, शिक्षण तकनीकी की। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का संबंध है। तो इसका संबंध जो है उपचारात्मक शिक्षण से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है? तो इसका जो है राइट आंसर है ध्यान आकर्षण। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है? तो ये रिमेडियल टीचिंग के लिए उपयोगी है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण हस्तपुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? तो कक्षा 3 से 8 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में जो है 4 भाग हैं। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में भाग 4 में वर्णित है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका जो है राइट विकल्प है, अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हो, इसके लिए उचित तरीके हैं, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं।
तो इसमें जो है ए और बी विकल्प जो है सही है। तो इसमें जो है शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यान आकर्षण करने से यह संभव है। और बी है शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसी बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। तो इसमें जो है 4 विकल्प हैं, नहीं अनेक समस्याएं खड़ी होंगी, और बी है हाँ उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा, और सी है हाँ इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी, और डी है 2 व 3 यानी कि 2 व 3 यानी बी और सी ऑप्शन है हाँ उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा, और जो है सी ऑप्शन है हाँ इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं क्या मतलब है। तो ये साथियों यह एक भ्रांति है यानी अफवाह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण है। तो ये है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, और बी है ज्ञान इंद्रियों के आंशिक विकार, और सी है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, और डी है ये सभी। तो ये सभी कारण है साथियों बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण, ये सभी कारण जो है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर शिक्षक कठोर व्यवहार करता है तो ये जितने भी प्रभाव दिए हैं ये सभी पड़ता है। जैसे ये है बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेंगे, और बी है बच्चे अपनी समस्याएं एवं जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर पाते हैं, सी है बच्चे पाठ समझ न आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका जो है विकल्प सही है। उसके बाद है साथियों, एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है। तो इसमें जो है अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, समय रहते समस्या का निस्तारण, उपरोक्त सभी यानी ये सभी विकल्प सही हैं। ये जो है अच्छे अध्यापक के शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है, सतत आकलन भी, समस्या पर चिंतन और समय रहते समस्या का निस्तारण। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो है क्या आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये तीनों विकल्प आवश्यक हैं, और डी ऑप्शन है कठोर अनुशासन ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि क्या हो तो हर बच्चा सीख सकता है। तो शिक्षण विधि जो है छात्रों के रुचि एवं सीखने के तरीके के अनुसार हो तो हर बच्चा सीख सकता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करें, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनें और उनके अच्छे कार्यों को सराहना करें, उनका सतत अवलोकन करें, और उपरोक्त सभी यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने भी और उनके अच्छे कार्यों को सराहना करें, उनका सतत अवलोकन भी करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप इस कथन से क्या हैं। ये जो है पूर्ण असहमत है, पूर्ण सहमत है, कुछ सहमत है, पता नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पूर्ण सहमत है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से शिक्षण से क्या होगा, सभी बच्चे नहीं सीख पाते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं, कुछ कुंठित हो जाते हैं। उपरोक्त सभी यानी कि सभी बच्चों एक ही प्रकार के तरीके से नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद जो है साथियों अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं। तो लचीली, छात्र सहभागी, व्यवहारिकता युक्त। तो उपरोक्त सभी यानी आप तीनों तरह की जो है प्रक्रिया को अपनाते आए हैं।
उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो इसका जो है ए ऑप्शन है, छात्रों से प्रश्न करना, उनकी कॉपी जांचना, छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना। उसके बाद डी ऑप्शन है, यह जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? तो लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल ध्यान आकर्षण है। उसके बाद साथियों लर्निंग आउटकम क्या है? तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एसएमसी योजना, विद्यालय सुधार, और सी ऑप्शन है अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है, और सीखना सिखाना। तो इसका राइट आंसर है सी, अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? तो अधिगम परिणाम और सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नाम दिए जा सकते हैं, अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। उसके बाद साथियों लर्निंग आउटकम आधारित लक्ष्य है, तो क्या आधारित लक्ष्य है? परिणाम आधारित लक्ष्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे दक्षताएं परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती है कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? लर्निंग आउटकम्स कहलाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे, तो इसमें जो है बच्चे क्या होते हैं? विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स की चर्चा निम्न में किस मॉड्यूल में है? तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। तो यह कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, 5 लर्निंग गैप पता लगाने पर सही समय क्या होगा? तो इसका जो है सही समय होगा सत्र में, यानी जब सत्र प्रारंभ होता है तब। उसके बाद है लर्निंग गैप का आशय है, तो लर्निंग गैप का आशय क्या है? आप अपेक्षित अधिगम स्तर पर वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है, तो सीखने के स्तर का आकलन क्या जरूरी है साथियों? अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप जानने हेतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है? आरंभिक परीक्षण हेतु आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? तो इसका प्रथम कार्य होगा आकलन प्रपत्र निर्माण। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो ये वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उसके बाद साथियों अगला है, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान क्रमशः कितना होगा? तो 20, 50, 20, 10 होगा। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो 10, 5 आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ 10 और 5 होंगे। उसके बाद साथियों अगला है, प्रारंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो 20, 5 होंगे। उसके बाद जो है, आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? तो 3 अंक का निर्धारित किया गया है।
उसके बाद अगला है साथियों, आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण होगा? तो 3 समूह का निर्माण होगा। उसके बाद अगला है, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं? तो प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद अगला है, आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा करना अत्यंत आवश्यक है? तो अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण, समय सारणी, उपरोक्त सभी, ये सभी करना जो है आवश्यक है। उसके बाद साथियों आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना। तो साथियों ये जो है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल से जो है 50 क्वेश्चन हमने जो है आप लोगों के सामने जो है रिवीजन करवाया है। साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और साथियों ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का जो है और प्रश्नोत्तरी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो साथियों इसी के साथ जो है जय हिंद, जय भारत।